वन डी मोशन मतलब एक विमीय गति। आप इसे कह सकते हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये अपना पॉइंट है। तो आज अपनी यूनिट स्टार्ट हो रही है वन डी मोशन, एक विमीय गति, सरल रेखा में गति। ठीक है, इसमें अपन को पॉइंट जो पढ़ने होते हैं देखो वो ये हैं, दूरी तथा विस्थापन हमें पढ़ना होगा। यहां चाल तथा वेग हमें पढ़ना होगा। कुछ त्वरण के बारे में हमें पढ़ना होगा, कुछ ग्राफ के बारे में, और फिर गति के समीकरण। आप इसे समरी समझिए या फिर ये टॉपिक हैं जो यहां से कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसे लिख भी लो। एक सवाल यहां ऊपर से कवर होता है, एक सवाल यहां से कवर होता है। कई बार दो सवाल आते हैं तो कई बार एक ही सवाल आता है। इस बार जो ग्रेड फर्स्ट में सवाल आया वो यहां से आया, और जो ग्रेड सेकंड में सवाल आया वो यहां से आया। आपने देखा ग्रेड सेकंड का पेपर, सेकंड ग्रेड का पेपर देखा आपने? क्या यार, क्या पेपर बनाता है आजकल। लेकिन सच में मैं ऐसा मानता हूं वो आने वाले टाइम में वो ऐसे ही पेपर बनाएगा। हाँ, ये देख लो आप, इसी लेवल के पेपर बनाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपन को करना क्या है कि जो मुश्किल सवाल है उनको फटाफट छोड़ो, उस पर ज्यादा टाइम मत दो, और जो अपने कवर में, अपने दायरे में सवाल है ना उनको एक बार कवर करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन सवालों तक तो पहुंच ही नहीं पाते। जैसे सेकंड ग्रेड में ऐसा हुआ, उनको आते थे वो सवाल लेकिन वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए। वो तो बाद में घर जाके देखो साला ये तो मैं कर सकता था। अरे तो वहां पहुंचो तो सही। तो जो मुश्किल है उनको भाई सीधा सीधा है छोड़ो, और जिनको कर सकते हैं मतलब बाद में ये ना रहे कि यार मुझे आता था लेकिन वो यहां तक पहुंच नहीं पाया। अब इतना कर लोगे ना पास हो जाओगे। पास मतलब सिलेक्शन ले लोगे। चलो ठीक है, अब आप स्टार्ट करिए। दूरी तथा विस्थापन, तो एक टेबल बना लो। दूरी और विस्थापन, दूरी जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं और विस्थापन जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट, पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो यहां प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम संभव दूरी को प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम संभव दूरी को विस्थापन कहते हैं। हाँ, ये आप जल्दी जल्दी लिख लो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ ज्यादा है भी नहीं, और जब सवाल आएंगे तब ये बातें आराम से अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। यूं समझिए,
पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम संभव दूरी को विस्थापन कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, अपन घर से आते हैं, कोचिंग आते हैं, घूम फिर के आते हैं, जो वास्तविक लंबाई है वो तो डिस्टेंस है, दूरी है। अगर हम उड़ के आ जाते हैं तो वो विस्थापन होता। ठीक है, हल्का सा डायग्राम भी आप बनाना। देखो उतारना तो सब कुछ, अगर मैं क्रॉस भी लिख रहा हूं ना तो आप चाहे साइड में उतारो लेकिन उसे उतारना जरूर, क्योंकि कोई वजह रही होगी कि मैंने क्रॉस लिखा है। सेकंड पॉइंट देखिए, दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। अदिश राशि है। विस्थापन में आइए, विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे बढ़िए, दूरी में आइए, इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा, उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब संभव है। ओके, करते हैं बात कि ऐसा क्यों है। तो पहले तो लिखो, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक, जबकि विस्थापन की बात करें तो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य संभव है। पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य संभव है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखो, अच्छा पॉइंट है। समय के साथ दूरी का मान घट नहीं सकता, घट नहीं सकता। समय के साथ दूरी का मान कम नहीं हो सकता, पर विस्थापन का मान कम हो सकता है। चौथा पॉइंट, समय के साथ विस्थापन का मान घट सकता है। अगर कोई कण एक बार रवाना हो गया ना तो दूरी तो जुड़ती ही जाएगी, दूरी कभी घट नहीं सकती। हां, विस्थापन तो घट भी सकता है। अच्छा देखो, ये धनात्मक, ऋणात्मक, इसका क्या मतलब है, क्योंकि डायरेक्शन के साथ बात करेंगे। मान लीजिए ये मूल बिंदु है और कोई कण है, पहले वो इधर जा रहा है, इस वाले डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लीजिए, इसे नेगेटिव ले लीजिए। पहले वो यहां गया तो विस्थापन पॉजिटिव है, फिर वापस यहां पर आ गया, विस्थापन 0 हो गया, मतलब इसी पॉइंट पर। फिर इधर आ गया, विस्थापन नेगेटिव हो गया। तो वो अपन एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस पॉइंट के इधर तो पॉजिटिव, वापस यहीं पे आ गया तो 0, पीछे आ गया तो नेगेटिव, पर दूरी का मान तो हमेशा जुड़ के ही बताना पड़ेगा। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पांचवां पॉइंट, अगर इतनी बात हमें पता है तो एक बात और भी पता होनी चाहिए, दूरी का मान ज्यादा होगा तो विस्थापन का जो परिमाण है, क्योंकि ये सदिश राशि है ना इसलिए परिमाण लिख रहा हूं, वो कम होगा, और हां बराबर भी हो सकता है। कुछ भी ना बोले, हवा में बात करे तो, हवा में बात करे तो दूरी और विस्थापन में ये संबंध होगा। मतलब पथ का जिक्र ना हो तो ये होगा, अगर पथ का जिक्र हो तो ये कभी बराबर भी होगा तो कभी ज्यादा भी होगा। करेंगे वो तो, देखो सवालों में बात करेंगे हम। तो दूरी का मान विस्थापन के परिमाण के या तो बराबर होगा या ज्यादा होगा। बराबर कब होगा, जब वो सीधी रेखा में गति करेगा तब बराबर होगा। बिल्कुल लिख देता हूं मैं, सरल रेखा पर और एक ही दिशा में
एक ही दिशा में हो तो आप क्या कह सकते हो, इधर ला रहा हूं मैं, ऐसे केस में दूरी बराबर होगा विस्थापन के परिमाण के। और वही पांचवा पॉइंट में यहां भी लिख देता हूं, विस्थापन का परिमाण कम होगा या बराबर होगा दूरी से। कोई कण सरल रेखा पर अगर एक ही दिशा में गतिशील हो तो दूरी बराबर विस्थापन का परिमाण। हाँ, एक वो भी जरूरी हो गया। हाँ, वो जरूरी हो गया ना कि सरल रेखा पर ठीक है, पर दिशा भी एक ही होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, इसी पॉइंट की बात करो आप, और यहां से वो रवाना हो रहा है, तो वो एक ही दिशा में, जब वो यहां इसी दिशा में गया सीधी रेखा पर, तब दूरी बराबर विस्थापन हुआ। वो है तो सीधी रेखा पर ही, पर लौट करके वो तो वापस यहां आ गया मान लो, तो दूरी तो अलग हो गई, विस्थापन अलग हो गया। क्या? हाँ, मापने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अच्छा, मोड का इतना सा है कि हम डायरेक्शन के साथ बात नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है, क्योंकि ये सदिश राशि है, और सदिश राशि का जब आप परिमाण लेते हो, मोड लेते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो, तो उस केस में आपको ऐसा लिखना ही होगा। अच्छा, मोड लगाने का ये भी मतलब हुआ कि हम समझ सकते हैं कि यार चलो ये तो अदिश राशि है, लेकिन ये सदिश राशि, इसका मोड लगाया गया है। ठीक है, चलो, वैसे मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लगाइए। क्यों? क्योंकि ये सदिश है। अरे एक बात बताऊं आपको मैं, हमें वो ये कह दे कि कोई कण सीधी रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रहा है, मान लीजिए, और वो 5 मीटर गति कर रहा है, तो अब यहां क्या होगा, दूरी बराबर विस्थापन है। ये गलत बात है, गलत बात है ये। दूरी बराबर विस्थापन नहीं, दूरी बराबर विस्थापन का परिमाण। विस्थापन बराबर दूरी कैसे होगा? विस्थापन तो सदिश राशि है, तो वो इक्वल नहीं हो सकता ना। तो ये बात सही है, सीधी रेखा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, तो विस्थापन का परिमाण बराबर है दूरी के, विस्थापन बराबर नहीं है दूरी के, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है भाई, और दूरी अदिश राशि है। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे? 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट देखो, मात्रक और विमा बता दो बस, और सेम ही आएगा। इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो मीटर है, और जो विमा है या विमीय सूत्र है MLT, तो 0, 1 और 0, सेम ही बात आप यहां बोल दो। इसका मात्रक वही मीटर, और विमीय सूत्र की अगर अपन बात करें MLT, 0, 1 और 0। चलें आगे, सवाल लिखो। हाँ, टेबल बंद कर दी जाए, और लिखो, कोई कण R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 1/2 चक्र पूर्ण करता है, तो दूरी तथा विस्थापन के परिमाण का अनुपात होगा, दूरी तथा विस्थापन के परिमाण का अनुपात होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऐसा, ऐसा
ऐसा, और द की अगर मैं बात करूं तो ऐसा। एक ऑप्शन तो ऐसे हैं, और देखिए सर, ए, बी, सी और डी। आधा चक्कर पूरा कर रहा है तो दूरी तथा विस्थापन का परिमाण पूछ रहा है। पाई बटा 2, 2 बटा पाई, पाई अनुपात 1, 1 अनुपात पाई, कुछ ऐसा दे देगा। इनमें तो कौन सा होगा, उसमें कौन सा होगा। अच्छा मैंने बराबर तो बोला, कोई बात नहीं बोला तो, मतलब जो है इनमें आंसर बताना है। ये ऐसे ऑप्शन हो सकता है, ऐसा कुछ ऑप्शन हो सकता है। एक बार आप सवाल लिख लो आराम से, फिर बात करते हैं अपन। विस्थापन के परिमाण का अनुपात क्या होगा। तो देखो, आधा चक्कर पूरा करेगा, दूरी तो यकीन करिए पाई आर होगी, ये तो मानते हो। और विस्थापन कितना होगा, बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं अपन, विस्थापन कितना होगा 2r होगा। मतलब विस्थापन का परिमाण समझो, वैसे भी उसने कोई डायरेक्शन बोली नहीं तो परिमाण की बात होगी। ठीक है, अनुपात किसका पूछा, पहले दूरी बोली, तो आप देखो दूरी बटा विस्थापन का परिमाण, दूरी कितनी है पाई आर, विस्थापन कितना है 2r, ये पाई बटा 2 होगा, मतलब पाई अनुपात 2 होगा, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। अच्छा पाई बटा 2, ये 1 से ज्यादा है, ओके, तो 1 से ज्यादा है मतलब आप कह सकते हो ऐसा। ठीक, तो एक तो इसमें तो आएगा आंसर कौन सा, पाई बटा 2, देखो ये आएगा। और इसमें कौन सा आएगा, 1 से ज्यादा, इसमें ब आएगा, सीधी सी बात है। चलो एक बार इसे उतारो, फिर और इसमें जो संभावनाएं बनती हैं उनके बारे में बात करते हैं, और नए सवाल जो बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर इस सवाल में वो ये कहता कि कोई कण गति कर रहा है, पथ का जिक्र नहीं है, हवा में ही बोल दिया कि कोई कण गतिशील है या गति कर रहा है, तो दूरी और विस्थापन के परिमाण का अनुपात क्या होगा, और ऑप्शन ऐसे हैं, ऑप्शन ऐसे आ गए। अब क्या कौन सा जवाब दोगे बताओ। हाँ, तब पहला जवाब होगा, क्योंकि जब पथ का जिक्र नहीं हो ना तब हमें क्या पता है, देखो जब हवा में बात करें रास्ते का जिक्र नहीं हो तब हमें पता है दूरी ज्यादा होगा, विस्थापन का परिमाण कम होगा, या फिर बराबर हो सकता है। पथ का जिक्र ही नहीं है, हवा में बात करेगा तो ये संभावनाएं बनती हैं, तो मैं ये कह सकता हूं दूरी, विस्थापन को आप इधर लेके आ जाओ तो कुछ ऐसा आएगा। तो दूरी और विस्थापन का जो परिमाण और इसका जो अनुपात है वो वास्तव में या तो 1 के बराबर या फिर इससे ज्यादा होगा, तो आंसर हमारा ये होगा। पर यहां क्या बोला उसने, पथ का जिक्र किया है, भाई हमें दूरी का भी पता है, विस्थापन का भी पता है। चलते हैं आगे, आगे बढ़े, ओके। अगला सवाल लिखो, कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 3 सही 1/2 चक्र पूर्ण करता है, तो कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान ज्ञात करो। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। कोई कण r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में 3.5 चक्कर पूर्ण करता है, तो दूरी और विस्थापन के मान बता दो।
बता सकते हैं? तो सुनो ध्यान से, बिल्कुल आप बता दोगे। एक बार मैं सॉल्व करता हूं इसे। चक्रों की संख्या 3 सही 1/2, यानी कि 7/2 चक्र है। वैसे देखा जाए तो 3 तो पूरे चक्र और फिर आधा चक्र। पूरे चक्र में विस्थापन कितना होगा? 0। ये तो मानते हो? ठीक है, देखते हैं। देखो, इसमें 3 चक्र प्लस आधा चक्र। अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो 3 पूरे चक्रों में विस्थापन 0, और अगर आधे चक्कर की बात करूं तो 2r। तो आंसर कितना आएगा भाई? 2r। ये विस्थापन की कहानी है। अच्छा, दूरी की कहानी अगर कोई पूछे तो बिल्कुल बिल्कुल सुनो। एक चक्कर में तय की गई दूरी का मान 2πr, दूसरे चक्कर में 2πr, तीसरे चक्कर में 2πr और आधे चक्कर में πr, टोटल मिला के 7πr। यही हमारे आंसर है। लेकिन आज 3.5 चक्कर दिए हैं, कल को 15.5 चक्कर दे देगा, फिर क्या करोगे? कितनी बार थोड़ी लिखेंगे। मतलब हाँ, मतलब कुछ तो अपन को ऐसा बीच का एक रास्ता निकालना होगा हमें। तो देखते हैं, एक बार आप इसे जितना जितना आपको ठीक ठाक लगता है वो लिख लो, फिर अपन बताते हैं कोई फॉर्मूला। हाँ भाई, 3.5 चक्र हुए, 3 चक्कर पूरे फिर आधा चक्र, 3 चक्रों में विस्थापन का मान 0 और आधे चक्र में 2r, तो फिर टोटल 2r। दूरी की बात करें तो वही, एक चक्कर में 2πr, दूसरे में 2πr, तीसरे में 2πr, आधे में πr, टोटल मिला के 7πr। तो यहां भी कुछ आप नोट लगा के कुछ बातें लिख लेना। अगर दूरी पूछे तो देखो, दूरी का मान होगा 2πr इंटू चक्रों की संख्या। इतनी सी बात है। n है यहां चक्रों की संख्या। दूसरा पॉइंट, अगर विस्थापन की बात करें तो कुछ तो यूं समझना है, विस्थापन के लिए नंबर 1, अगर पूर्ण चक्र हो चुका है तो विस्थापन 0। अगर लास्ट में 1/2 चक्र बच रहा है तो 2r। अगर 1/4 या लास्ट में 3/4 चक्र बच रहा है तो √2r। थोड़ी सी बात ये भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए, सर ये कैसे? चलो खैर, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। एक चक्कर में 2πr तो n चक्रों में n गुणा 2πr। अच्छा, ये वाली कहानी तो देखो आप, एक पूरे चक्कर में विस्थापन 0 होगा, आधे चक्कर में r और r 2r होगा, फिर ये 1/4 चक्र होगा और यहां 3/4 चक्र होगा। 1/4 चक्र वो यहां से यहां तक आएगा, ये देखो विस्थापन ये होगा जिसे √2r कहोगे। ये देखो 3/4 चक्र में यहां से यहां तक आएगा, वही √2r होगा। अरे पाइथागोरस प्रमेय से ये r है, ये r है तो ये √2r होगा, ये भी r, ये भी r, तो ये √2r। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। ये बात भी हमें आनी चाहिए। कल को हमें वो कोण भी देगा, इतना कोण बना रहा है, बताओ तय की दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा? आइए सर, बात कोण की हो तो बात कोण थीटा की करे तो क्या करना है? तो दूरी के लिए तो क्या लेना हमें? 2πr θ/360 डिग्री, और थीटा भी डिग्री में होना चाहिए। और अगर कोई विस्थापन के लिए पूछे और विस्थापन का परिमाण हमें ज्ञात करना हो तो कोमल बताएगी, ऐसे केस में थीटा कोण बने तो कितना होगा? 2r sin θ/2। बहुत बढ़िया, बस
कहीं ना कहीं वेक्टर में पढ़ा है हमने ये। हाँ चलो एक बार आप इसे उतारो। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये कहां से आया और क्यों आया, पर एक बार के लिए तो आपको लिखना होगा। मतलब चक्रों की संख्या की बात करें तो थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है, और अगर एंगल दे दे, बात कोण की करे, तो दूरी का मान 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, विस्थापन का परिमाण 2 आर साइन थीटा बाई 2। ये कहां से आया, क्यों आया, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विस्थापन सदिश होता क्या है, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश, यानी कि एस वेक्टर बराबर आप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कह सकते हो। बोलो। और अगर इसका परिमाण आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, वही R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा और फिर इसका रूट। पर यहां ऐसे केस में यहां R1 का परिमाण बराबर है R2 के परिमाण के बराबर है त्रिज्या के, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगी। अब ये सारी वैल्यू अपन यहां पुट करेगा तो पता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर और ये कॉस थीटा और फिर इसका रूट। यकीन करो कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों का यूज करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, पहले कर भी चुके हैं अपन, तो फिर हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस वजह से आता है ये साइड में कहीं ना कहीं, आज तो जिक्र कर ही लो, इस बात को भी लिख लो। अगर हमें आता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मतलब लो एमटीआर करना है फिर अपन को। एमटीआर करना मतलब मुझे तो रटो, इसका ये मतलब है, तो डायरेक्ट आप विस्थापन का परिमाण इससे रट सकते हो। इसको जब अपन हल करेगा तो आंसर आएगा 2R साइन थीटा बाई 2। और सुनो, अगर यहां प्लस होता ना तब फिर यहां कोस आता, इतनी सी बात है। चले आगे। छोटा सा सवाल और देख लो। कण है, बिंदु ए पर है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर काट रहा है, 120 डिग्री का कोण बना रहा है, बिंदु बी तक पहुंच रहा है। बताओ तय की गई दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा। छोटा सा सवाल है। त्रिज्या का मान आर, जब कण 120 डिग्री का कोण बनाता है तो नंबर 1 तय की गई दूरी बता दो और विस्थापन का परिमाण बता दो। आ गया होगा आंसर। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। नंबर 1, अगर तय की गई दूरी की बात करें तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, तो 2 पाई आर थीटा का मान कितना है 120 और ये 360 कितने बार कटेगा भाई, 3 बार, तो कितना आ रहा है फिर 2/3 पाई आर। एक आंसर तो ये आ गया। चलो विस्थापन का परिमाण बताइए। विस्थापन का परिमाण वही 2R साइन थीटा बाई 2, मतलब 120/2 मतलब 60 डिग्री, जिसे क्या बोलोगे √3/2। यकीन करें इसका आंसर √ तैयार होगा। चलो आगे का सवाल देखो, एक बार उतार लो इसे। अगला सवाल देखो। लिखो, एक मच्छर
10 सेंटीमीटर पूरब में, फिर 10 सेंटीमीटर उत्तर में, फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर कह सकते हो, वर्टिकली अपवर्ड कह सकते हो। 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उड़ता है तो इसका विस्थापन होगा, विस्थापन मतलब विस्थापन का परिमाण समझिए आप, 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 30√3 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर। या मैंने मच्छर के लिए बोला है, वो कह सकता है किसी आदमी के लिए कह सकता है, हवाई जहाज के लिए कह सकता है, पक्षी के लिए कह सकता है। पहले वो 10 सेंटीमीटर पूरब में, फिर 10 सेंटीमीटर उत्तर में, फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर। मैंने अभी सेंटीमीटर बोला है, बस वो मीटर में बदल देगा, इतनी सी बात। कौन सा आंसर लगता है? 10√3। मुझे भी लगता है कि वही आंसर होगा। आओ समझाते हैं कैसे। आइए सर, आज इसे वेक्टर मेथड से करना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट की डायरेक्शन में आई कैप, वेस्ट की डायरेक्शन में माइनस आई कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, ये एकांक सदिश है। नॉर्थ की डायरेक्शन में जे कैप, तो साउथ के डायरेक्शन में माइनस जे कैप। अच्छा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर आप ऊपर लेते हो तो प्लस के कैप, और अगर आप अंदर की ओर लेते हो तो माइनस के कैप। अगर ये नहीं आता है तो मेरे से अलग से टाइम लो और ये पूछो आप मेरे से, क्योंकि कहीं नहीं थोड़ी बहुत अपन कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है सर, ये तो हम पहले से भी आता है। अब इसका क्या करें? तो अब आप इसका यूं करो, सॉल्व करते हैं। पहले उसका विस्थापन देखो, S1 वेक्टर 10 सेंटीमीटर पूरब की ओर, तो आप 10 आई कैप कह दीजिए। फिर 10 सेंटीमीटर, कहां हो भाई साहब आप? 10 सेंटीमीटर उत्तर की ओर, तो 10 जी कैप। फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, तो के कैप कह दीजिए। तीनों बार एक दूसरे के लंबवत गया है वो। ये कहानी कमरे के लिए भी कह सकते हो आप। इस वाले कोने से उस वाले कोने में गया है कोई, वहां भी यही बात लागू होगी, बता रहा हूं। खैर में सर, अब क्या करना है? तो ऑप्शन हटा देता हूं। जो टोटल विस्थापन होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, यानी कि S वेक्टर बराबर 10 आई कैप, 10 जे कैप और 10 के कैप। तो जोड़ करके 30 नहीं बना देना है, हां, मैग्नीट्यूड बताना है, परिमाण बताना है। तो S वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर और इसका रूट। बोलो कितना आएगा सर? 300 का रूट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 10√3 आएगा और सेंटीमीटर में आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। और सुनो, मैंने कहा कि ये कहानी वो कमरे के लिए भी कह सकता है। यूं समझो, कोई जो भी है, चींटी है, कॉकरोच है, ठीक है, चूहा है, अभी वो इस कोने पे है। पहले वो इधर आया, फिर इधर आया और इस वाले कोने पे पहुंच गया, बी कोने पे। कैसे भी, यूं जाके यूं पहुंच गया हो, यूं आके यूं पहुंच गया हो, कैसे भी पहुंचे, पर वो विकर्ण पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। पूछेगा उसका विस्थापन क्या होगा? अरे दूरी में तो जोड़ना है, वो तो छोड़ो, विस्थापन क्या होगा? तो क्या बताना है? कुछ भी नहीं। मान लीजिए ये वाली दूरी A है, ये वाली दूरी B है और ये वाली दूरी C है। घन हो तो भी चलेगा, घनाभ है तो भी चलेगा।
और फिर ऐसे केस में जो विस्थापन का जो परिमाण आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका रूट आएगा। चलो ठीक है, एक बार आप इसे उतार लो, वो भी थोड़ा दिमाग में रहे तो बढ़िया है। आगे चले, वो बात समझ में आई। घन के एक कोने से दूसरे कोने तक जो न्यूनतम संभव दूरी होगी, सीधी दूरी होगी, जिसे विस्थापन कहते हैं, वो वास्तव में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट होगा। और अगर घन है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो फिर कितना आएगा? अगर ऐसा होता तो √3a होता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 सवाल। 5वां सवाल देखो। एक आदमी और देखो एक आदमी करता क्या है, बताते हैं 30 मीटर पूरब में जाता है, फिर 40 मीटर उत्तर में आता है, और उसके बाद में तो 30 चलो वो इधर चला गया, बढ़िया है, और 40 ऊपर चला गया, चलो ये भी बढ़िया है। चलो एक बार तो वही ले लेते हैं जो भी ठीक ठाक है। 40√2 मीटर दक्षिण पश्चिम में, या पश्चिम दक्षिण में बोल दो, पश्चिम दक्षिण में गति करता है, तो विस्थापन बताओ। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूं, मतलब परिमाण ही समझो आप। 30 मीटर पूरब में गया, 40 मीटर उत्तर में गया, और 40√2 पश्चिम दक्षिण में गति करता है, तो इसका विस्थापन बताना है। विस्थापन बताना है, परिमाण भी बताना है, तो फिर दिशा भी बतानी है, क्योंकि मैंने पूरब पश्चिम और कुछ इस तरीके की डायरेक्शन दी है, तो वहां आंसर भी आपके डायरेक्शन के साथ ही मिलेंगे आपको। चलो ऑप्शन देता हूं। 10 मीटर पश्चिम में, 10 मीटर पूरब में, 10 मीटर दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है ऐसा हो सकता है। चलो हम आगे बढ़े, चलो हम देखते हैं। एक बार आप सवाल उतार लो, क्योंकि मेरे को पेज पलटना पड़ेगा यहां से। हाँ, 30 मीटर पूरब है, 40 मीटर उत्तर है, और फिर 40√2 मीटर पश्चिम दक्षिण है। कमाल है भाई। अच्छा हाँ, ऐसा आ रहा है, ठीक है देखते हैं चलो मैं कह रहा हूं कि इन्हीं में से है कोई सा, अब लड़ो। ये इनमें हो नहीं सकता यार, मेरे को तो प्राथमिक तौर पे लगा कि इन्हीं में से होगा। चलो मैं बताता हूं, आप ध्यान रखना, ये सब है ना, ये डाटा जो भी है आप मुझे बताना। देखो इसको सॉल्व यूं करना है हमें। एक दिन अपन यूनिट वेक्टर की कहानी सुनाई थी आपको, एकांक सदिश की कहानी, ध्यान दीजिए। कितना काम का है वो यूनिट वेक्टर। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूरब की दिशा में जो एकांक सदिश लिया जाता है वो आई कैप, पश्चिम की दिशा में माइनस आई कैप, उत्तर की दिशा में जे कैप, तो दक्षिण की दिशा में माइनस जे कैप। ऐसा होगा।
और सुनो, आज कुछ डायरेक्शन अलग भी बोली है इसने। इसको बोलते हैं अपन ईस्ट और नॉर्थ। इसकी दिशा में एकांक सदिश आएगा आई कैप प्लस जे कैप बटा √2। एकांक सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश को किसी से गुणा कर दो, उसकी दिशा प्रकट हो जाती है और मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर ये वाली डायरेक्शन अपन देखें तो ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ और वेस्ट। अच्छा, ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब है नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट की ओर, ये मतलब है। कुछ भी दिया हुआ नहीं है, केवल नॉर्थ और वेस्ट दिया है, मतलब 45 डिग्री की कहानी सुना रहा है। और यहां यूनिट वेक्टर -i कैप प्लस जे कैप और ये √2। इधर आइए, कौन सी डायरेक्शन है ये वेस्ट और साउथ, पश्चिम दक्षिण है ये। और यहां यूनिट वेक्टर होगा -i कैप -j कैप और √2। एक बार मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा भी आप मेरे से जरूर पूछ लेना अगर इनमें डाउट है तो। इधर आइए, ये साउथ और ईस्ट डायरेक्शन, और इसकी दिशा में i कैप -j कैप और ये √2, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे सवाल के पास चलते हैं। उसने क्या बोला है भाई, S1 वेक्टर 30 मीटर पूरब में जा रहा है, इसका मतलब 30, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ईस्ट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। दोबारा बोला उसने 40 मीटर उत्तर की ओर, मतलब आप 40 जी कैप कहिए। फिर अब वो जा रहा है 40 √2 इतने मीटर, और कहां, वेस्ट साउथ में, ऐसे जा रहा है। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, 40 √2। इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर बताइए आप। ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसे उस राशि से गुणा कर दें, परिमाण में कोई बदलाव नहीं होगा, दिशा प्रकट हो जाएगी। जैसे ये आई कैप का मतलब पूरब की ओर, दिशा प्रकट हो गई भाई। जे कैप मतलब हम कह देंगे उत्तर की ओर। तो यहां जो आएगा -i कैप -j कैप और ये √2। मुझे लगता है कि ये √2 से √2 चला जाएगा, माइनस में 40 i कैप और माइनस में 40 j कैप, ऐसा आएगा। अब सबको ऐड करना है, तो ये 40 j कैप तो 40 j को खत्म कर देगा, ये 30 i कैप माइनस 40 i कैप को खत्म करेगा, लेकिन फिर भी माइनस में 10 i कैप बचेगा। मतलब आप खुद सॉल्व करना, आपको पता लगेगा कि S वेक्टर जो होगा, जिसे हम S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर कह रहे हैं, इसकी वैल्यू आएगी माइनस में 10 i कैप। इसका मतलब है भाई विस्थापन 10 मीटर है, और माइनस i कैप का मतलब पश्चिम में है वो, ऐसा है सर। चलो उतारो, वो सारी बातें पता होनी चाहिए हमारे को। एक दिन बताया था, याद है आपको, यूनिट वेक्टर का खेल, एकांक सदिश का खेल। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम सेट नहीं होता इस आंसर से। ऐसा हो सकता है कि हाँ यार वो डायग्राम तो सेट ही नहीं हो रहा, वो तो कहीं ना कहीं जो आंसर आएगा हमारा कहीं वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन में मिल रहा है हमें। मैं समझाता हूँ आपको। हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं होता तो समझ गए, उसके बारे में हम बात करेंगे ना जरूर। भाई जब तक कुछ ना बोले ना, ऐसे बोलता है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, यानी कि वो बीच की बात कर रहा है वो, है ना, 45 डिग्री का एंगल ले रहा है। उसको और कोई एंगल देना होगा तो वो ऐसे देगा, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की ओर, ऐसा बोलेगा। तब हम क्या करें उसके लिए भी हम देखेंगे अभी।
तब अपन घटक बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, तब आ जाएगा। करते हैं, एक सवाल ले ही लेते हैं ना, जब बात ऐसी आई है तो ऐसा सवाल ही ले लेंगे ना। मैं चलूं आगे, ठीक है। देखो ये सवाल कुछ ऐसा था, ईस्ट है, वेस्ट है भैया, नॉर्थ है और भैया साउथ है, ऐसा था ये। वो आदमी पहले यहां से यहां गया है, मतलब 30 मीटर चला गया पूरब की ओर, फिर वो 40 मीटर चला गया है उत्तर की ओर, और अब वो 40√2 मीटर जा रहा है, कहां, वेस्ट और साउथ, ऐसे। अगर आपने ऐसा लिया है ना तो ये गलत है, हां, क्योंकि एंगल यहां नहीं बनाना है, यहां 45 डिग्री का एंगल यहां क्यों बनाओगे, एंगल यहीं बन जाना चाहिए भाई। भाई वो जहां जिस पॉइंट पर है ना, इसी पॉइंट पर वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वेस्ट और साउथ में आएगा। रुक जाओ अभी, मतलब ये जो अपन ने लिया वो बिल्कुल सरासर गलत लिया। तो फिर वास्तव में जब आप यहां 45 डिग्री के कोण पे जब लेते हो ना, यहां पे, तो ये है 45 डिग्री का कोण, ओके। और ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ना, इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलेगा, वेस्ट और साउथ, समझो। और जब आप ये 45 डिग्री का कोण, ये वाला भी 45 डिग्री का कोण बना के आओगे, तो ये पॉइंट यहां आकर के मिलेगा, और ये पॉइंट 10 मीटर पे मिलेगा। पहले मूल बिंदु ये था, आज यहां है, तो इसका विस्थापन 10 मीटर हुआ और पश्चिम की ओर हुआ। तो मैंने जो सवाल दिया ना, उसका मूल डायग्राम ये है। हां, 45 डिग्री यहां क्यों लेंगे हम, वो जहां है वहीं पे 45 डिग्री बनाओ ना, और जब यहां पे 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये जो है ना, ये है 40√2, और है ही वो, तो ये वाला 40 होगा, ये वाला 40 होगा, ये 40√2 होगा। लेकिन इतनी सारी बातें वहां दिमाग में वहां थोड़ी आएंगी, हमें तो वही जो कंपोनेंट्स हमने बनाए, या फिर जो अपन ने यूनिट वेक्टर की जो बात की, उसको लेकर के सोल्व करना है। अच्छा, कंपोनेंट्स तभी ही बनाना है जब वो कुछ बीचों बीच वाली बात ना बोले, 45 डिग्री की बात ना बोले, तब कंपोनेंट्स बनाने हैं। सर एक ऐसा कोई सवाल ले ही लो तो आओ। कितने नंबर का सवाल होगा, 6 हो गए, 7वां होगा शायद, या ये छठा सवाल है। कोमल नंबरिंग तो लिखा करो लिख रहे हो, नंबर तो लिखो, पता तो लगे कितने सवाल हुए हैं। चलो छठा सवाल देखो, आप अपने मन से बता दीजिए कुछ भी। लो देखो, पहले मैं बोल देता हूं, S1 वेक्टर बराबर, बोल दो कुछ भी यार, चलो 50 मीटर ईस्ट की ओर ले लो। S2 वेक्टर बराबर, बोल दो, नहीं तो मैं मेरे मन से लूंगा, 80 मीटर लूंगा मैं तो, और 80 मीटर ले लिया, वही नॉर्थ में ही लूंगा, समझाने में मेरे को आसानी रह सकती है। हाँ, अब ये आप बता सकते हो 100 मीटर, और मैं डायरेक्शन ले रहा हूं, बताता हूं, वेस्ट से 37 डिग्री साउथ की ओर, ऐसा ले लेता हूं। अब यहां 37 डिग्री की जगह वो 60 डिग्री भी ले सकता है, वो 30 डिग्री भी ले सकता है, 45 डिग्री देगा तो फिर हम वैसे सोल्व करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले किया। आज 37 डिग्री दिया है, अब थोड़ा सा लफड़ा तो है। अब कह रहा है बताओ विस्थापन बताओ, तो विस्थापन का मान ज्ञात करो। और वो भी डायरेक्शन के साथ बताना। तो मैंने 50, 80 और 100 लिया है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, आप सोल्व करते रहिए।
कोई बताएगा कोस 37 का मान कितना होता है? सर ये तो हमें पता ही नहीं है। पता है ना वो समंदर मंतर वाली कहानी, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 37 डिग्री होगा। कोस 37 4/5, साइन 37 3/5, तो ये कॉस 37 का मान 4/5 और वो भी माइनस आई कैप, फिर प्लस आओ ये साइन 37 का मान 3/5 बिल्कुल, और माइनस जे कैप में। बस अब आप सोल्व करिए इसे, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वास्तव में इससे कटेगा 20, तो माइनस में कितना आएगा 80 आई कैप, और ये माइनस में कितना आएगा 60 जे कैप। अब ये बन गया। तो ऐसे घटक बनाने तब पड़ते हैं जब वो 45 डिग्री का एंगल नहीं देता है, जब वो कोई एंगल दे देता है ऐसे कुछ और। तो फिर अब इसके देखो, सुनो, अरे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं 100 तो बहुत आगे होगा, लेकिन यार हमें तो अब सवाल सोल्व करना है। तो आप तो इसे ना 100 मीटर ही मान लो, पर इसकी डायरेक्शन ऐसे दी है तो इसके 2 घटक बना लिए हमने। एक घटक ये थीटा के पास वाला कोस होता है और इसके लंबवत वाला साइन होता है। तो ये जो आप वेक्टर देख रहे हो इसको उठा करके मैं नीचे लेके आया हूं और ये समझाया हूं। ऐसे में घटक बनाने पड़ेंगे। बस अब आप सोल्व करिए, तो जो आंसर आ रहा है वो मुझे बताइए। कितना आंसर आ रहा है बता दीजिए, अगर इतने से में आता है तो। एस वेक्टर बराबर 50 आई कैप प्लस 80 जे कैप माइनस 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप। तो टोटल विस्थापन आया, देखो आई कैप में तो कितना आएगा माइनस में 30 आई कैप, और जे कैप में कितना आ रहा है 20 जे कैप। ये आ गया। इससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। हाँ वैसे ये फाइनल आंसर है हमारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई ये है कि वहां ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे हमारे को, तो फिर इसलिए बुराई हो जाएगी। दोबारा देखो इसे, वो क्या बोल रहा था, कोई आदमी है जो मूल बिंदु से पहले 50 मीटर ईस्ट की ओर जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 50 आई कैप। फिर 80 मीटर ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ में जा रहा है वो, तो हम इसे लिख देंगे 80 जे कैप। अब कह रहा है वो कि 100 मीटर वेस्ट से 37 डिग्री साउथ की ओर जा रहा है। यहां पर जब वो देखता है तो इसको इधर मिलता है ईस्ट, इधर मिलता है वेस्ट, इधर दिखता है नॉर्थ, इधर दिखता है साउथ। तो वो वेस्ट से 37 डिग्री साउथ की ओर जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है। तो भैया इसके अब 2 घटक बना लेने। थीटा के पास वाला घटक कोस होगा और इसके लंबवत वाला घटक है वो साइन होगा। बस इन्हीं को मैंने यहां लिखने की कोशिश की है और सोल्व करने पर यह आया है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप और अपने हिसाब से देख सकते हो। आप याद रखना इसे 30 आई कैप और 20 जे कैप, यानी कि एस वेक्टर बराबर आया माइनस में 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये हमारा फाइनल आंसर तो है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में तो कुछ और ही देगा ना, वहां तो एक तो परिमाण देगा और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करेगा। ठीक है, अब क्या करें यार, तो बताता हूं। ये चीज जो अभी बताने जा रहा हूं ये आगे भी बार बार काम आएगी, तो अभी समझ लो। एक तो परिमाण मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होगा जो आई से पहले है इसका होल स्क्वायर, जो जे कैप से पहले है इसका होल स्क्वायर, और फिर रूट। सर आप भूल गए यहां -30 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर कितना आया ये 900 और ये कितना आ रहा है 400, यानी कि ये आ गया 1300 का रूट, यानी कि ये आ गया 10√13 मीटर। ये मैग्नीट्यूड में, पर डायरेक्शन भी बताओ। अब आइए सर, दिशा भी बतानी है कि मूल बिंदु से वो कहां पर है, कौन सी दिशा में है।
तो इसके लिए क्या करना होता है, आओ वही कहानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां ये पहला क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर। पता है पहले क्वार्टर में आई बी प्लस में जे बी प्लस में, इस वाले में आई माइनस में जे प्लस में, यहां दोनों माइनस में और यहां आई प्लस में और जे माइनस में। अब इसमें देखो आई तो माइनस में है और जे प्लस में है। आई माइनस में जे प्लस में, यानी कि माइनस प्लस वाला ढूंढो, माइनस प्लस वाला ये ढूंढ लिया, तो डायरेक्शन मिलेगी इसमें, बस यहां मिलेगी, ये इसके डायरेक्शन होगी भाई, ये इसकी दिशा है। पर ऐसे तीर लगाने से थोड़ी दिशा बतानी पड़ेगी, एंगल भी बताना पड़ेगा। अब एंगल आइए, आप एंगल हमेशा अपन हॉरिजॉन्टल से ज्ञात करने की कोशिश करेगा। अपने रूल बना लिया, वहां से भी ले सकते हैं पर हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेने की कोशिश करेगा। ये थीटा, अब थीटा कैसे ज्ञात करें वो देखना। तो थीटा के लिए याद रखना हमेशा ही टेन थीटा बराबर जे कैप का गुणांक अपॉन आई कैप का गुणांक। तो टेन थीटा बराबर जे कैप का गुणांक कितना है यहां 20, आई कैप का गुणांक है यहां माइनस माइनस कुछ नहीं, बस 30 लगाओ आप तो, और यह आ गया 2/3। तो भैया हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 2/3। और एंगल कहां से लेना है बताओ, ये वाला एंगल वेस्ट से थीटा डिग्री नॉर्थ की ओर, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल लिया है यहां। चलो एक बार उतारो, मेरे पास फिर जगह नहीं बची। हाँ, ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, इनमें यही नुकसान है। ये वाले जो बोर्ड होते थे ना, इनमें क्या होता था, यहां से स्टार्ट करते वहां तक खत्म हो जाता था। अब यहां क्या थोड़ा सा, चलो कोई ना, एक तो इसकी साइज छोटी है, फिर पेन जो है वो थोड़ा मोटा चलता है। बाकी जो डायग्राम हमने बना दिया वो बिल्कुल सभी बातों का जवाब देता है। और हमारा फाइनल आंसर जो है इसका ये आएगा 10√13 मीटर और वेस्ट से थीटा डिग्री नॉर्थ की ओर। और थीटा ये रहा यार, आ तो गया है ना, जगह बन गई ना यार। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ऐसे वो हमें सवाल देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सुनो, हम चाहते तो यहां से भी एंगल बता सकते थे, अल्फा बता सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फिर टेन अल्फा बराबर आई का गुणांक अपॉन जे का गुणांक लेना होगा। और अभी तो आ रहा है 2/3, तब 3/2 आ जाएगा। इतनी सी बात है। पर हमें एक आदत बना लो कि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेगा और जे कैप का गुणांक अपॉन आई कैप का गुणांक बोलेगा। ठीक है, और सुनो, और सुनो, और सुनो, डायरेक्शन मिली यार हमें इधर, समझो। कोई बताएगा आई कैप में कितना था? अभी आई कैप में कितना था? 20। हाँ हाँ, वो तो कोई बात नहीं। इधर तो कितना था? 30। और इधर कितना था? पक्का ये 20 और ये 30। ये एंगल आप थीटा ले लो, इस एंगल को आप अल्फा ले लो। क्या बता नहीं सकते हम? अगर आपको थीटा ज्ञात करना है तो देखिए टेन थीटा बराबर, ओहो ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि वही 20/30 यानी कि 2/3। तो थीटा बराबर आएगा टेन इनवर्स 2/3। अगर आपको अल्फा की बात पूछी जाए, मान लीजिए कि नहीं नहीं आप तो यहां से बताओ, तो अब दो तरीके हैं।
अगर आपको यहां से कोण का पता लग गया, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री पता लग गया, तो 90 में से घटा दो। लेकिन आई उठपटांग रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा, tan अल्फा बराबर, ध्यान दीजिए, tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर वही लंब बटा आधार, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो आज कितना आएगा, 30 बटा 20, तो tan अल्फा बराबर 3 बटा 2, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स और 3 बटा 2। एक आंसर हमारा ये हो सकता था। क्या हो सकता था, नॉर्थ से अल्फा और वेस्ट की ओर, और अल्फा फिर ये आएगा, ऐसे भी हो सकता है। उतार लीजिए से भी कहीं ना कहीं, अरे रफ में उतार लो यार, आजाद तो उतार लो कम से कम, आजाद तो उतार लो। हाँ कि यार हम दोनों ही एंगल बता सकते हैं, देखो ठीक है। एक चीज और बताऊंगा, कई बार जो हम ये लेके बैठे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि फिर वो जो आंसर आ रहा है हमारा, ध्यान दीजिए, जो आंसर आया एस वेक्टर का मान कितना, 10 और √13 मीटर, फिर डायरेक्शन बोल रहा है, दिशा कह रहा है, पहले मैं ले लेता हूं ये, ओ भैया एक तो देखो क्या, वेस्ट से थीटा कितना लिया ये ना, यानी कि tan इनवर्स 2 बटा 3 और n की ओर, या क्या कह सकते हो बताओ, n से tan इनवर्स 3 बटा 2 और वेस्ट की ओर। कई बार यहां क्या है कि वो एंगल देगा, भाई देता ही है वो, लेकिन अब देखो सबका तो ठेका हमने नहीं ले रखा कि हर किसी का एंगल हम याद करते फिरें। भाई हमारे को तो देखो वही 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का, इनका पता है। चलो हद करें तो 37 और 53 का भी याद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है आप उसको रोक नहीं सकते, यहां भी वो एंगल दे देगा। सर अब हम क्या करेंगे, हम मर जाएं लेकिन हम बताएंगे तब भी, हम तब भी बता सकते हैं, तब भी हम सही सटीक जवाब दे सकते हैं। वो कैसे है बताता हूं, एक बार आप चाहो तो इसे उतार सकते हो, जो भी आपने नहीं उतारा है, मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको इसमें, मान लीजिए ये दोनों ही ऑप्शन हो गए, तो अब सही किसको बताओगे। ऐसा भी हो सकता है, इस बदलते पैटर्न के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सही हैं पर दोनों ही दे रहा है। अब क्या करें, ऊपर वाला कौन सा, थीटा वाला, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। ऊपर वाले को तो आपने कैसे बताया है, यूं, और इसको बताया है यूं। एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बताना होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये मोर करेक्ट है, और ये क्लॉकवाइज है, ये इसके रेस्पेक्ट में गलत है, यूं समझो। तो ये भी ध्यान रखना है। अरे दोनों सही तो दोनों ही हैं, लेकिन अगर दोनों दे दे, ये जमाना ऐसा है भाई, 6 पास हो रहे हैं मैं तो कसम से, मैं तो एक बात बोलता हूं आपको, है ना, आप कोई बात नहीं कितना ही हार्ड आए, लेकिन मन में ये मलाल ना रहे, अरे साला यार आ तो रहा था मेरे को लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पाया, बस इतना ध्यान रखना। मतलब जो नहीं आ रहा ना फटाफट छोड़ो उसको, हार्ड है ना छोड़ो उसे, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो आ ही रहा था उस तक पहुंच ही नहीं पाए, वो बड़ा दुख दर्द होगा कहने का मतलब। तो ये इनमें ऐसा ही हुआ, सेकंड ग्रेड में भी ऐसा ही हुआ, आते थे बेचारों लेकिन वहां पहुंच ही नहीं पाए, बायो में पहले से इतना टाइम लग गया कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए वो, और फिर आए तो 1-2 सवाल ऐसे हार्ड आ गए, तो जो इजी थे ना उनमें भी ब्लॉक हो गया दिमाग कि ये भी हार्ड ही होगा कहीं। तो ऐसा नहीं करना बस। तो जो मोर करेक्ट होगा तो वो होगा ये वाला, क्योंकि कोण हमेशा, कोण एंटी क्लॉकवाइज बताया जाता है, रूल है, ऐसा समझ लो। और देखो तो मतलब कौन सा, ये 3/2 वाला। अब इसमें एक चीज और, या tan अल्फा बराबर 3/2 दे दिया, और अब कहता है कि भाई साहब अल्फा की वैल्यू बताओ। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, ये तो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन डिग्री में बताओ, और डिग्री का हम जानते नहीं है, तो कुछ बातें पता होनी चाहिए। पता है इस 3/2 को क्या 1.5 कह दोगे ना आप। अब आपको एक आइडिया होना चाहिए यार ये कौन है ना, इनके बीच में होगा, बस फिर बहुत है। अब वो आइडिया कैसे बता दूं, tan अल्फा की बात ही देखो,
एक 0, एक 30, एक 37, एक 45, एक 53, एक 60 और एक 90। जिनका जानते हो वो देखो। 0 का डिग्री 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 डिग्री, ठीक है। अच्छा 0 के लिए कितना आएगा? 0 अंडर रूट 1/√3 मानते हो। 45 का 1, 60 का अंडर रूट 3 और इसका कितना आएगा? इनफाइनाइट। ये तो पता है अपन को, ये तो जानते ही हैं। अच्छा 37 डिग्री के लिए मैं आपको बता दूं 3/4 आता है और 53 के वैसे उसी ट्रिक से 4/3 आता है। अब आप इसको आराम से देखिए, पता है इसका मान आएगा 0.75, यह आ गया 1, इसका मान आएगा 1.33, इसका मान आएगा 1.732। हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1.5। हमें इतना पता है कि वो जो हमारा आंसर है ना वो 53 और 60 के बीच में आएगा। आप इतना यकीन कर लो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, मतलब वो इतना भी डोट नहीं हो सकता कि वहां भी 53 के बाद में 54, 55, 56, 57 ऐसे दे दे। और अगर ऐसा दे देना तो हाथ जोड़ के फटाफट आगे निकलो यार, फिर क्या ही मतलब है। तो हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हमें इसका आंसर यह पता है कि इसका आंसर 53 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगा। इतना आप मेरे पे यकीन कर सकते हो, एक ही ऑप्शन होगा वहां। यह मान 53 डिग्री तथा 60 डिग्री के मध्य होगा। बस खत्म बात। लिख लीजिए, रफ में लिख लीजिए। चले आगे। चलो एक और सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल। ऐसे टोटल कितने सवाल हो गए थे हमारे? जो भी हैं, अगला सवाल देखो। अब नंबरिंग आप करो, मैं नंबर नहीं लगा रहा। तो सवाल यह है, ये कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या का मान r है और पहिए का कोई बिंदु A है किसी समय धरातल के संपर्क में है, तो आधे चक्र के बाद इस बिंदु A का विस्थापन बता दो। और ये पिंड लोटनी गति कर रहा है। यहां पिंड लोटनी गति कर रहा है तथा बिंदु A किसी समय पर धरातल के संपर्क में है, धरातल के संपर्क में है, तो आधे चक्र के बाद 1/2 चक्र के बाद बिंदु A का विस्थापन होगा, ज्ञात करो। कहने का मतलब यह है, ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको। πr, 2r, पाई प्लस 2r, π² प्लस 4 अंडरवुड और r। बता दीजिए। ऐसे ऑप्शन है, बिल्कुल डायग्राम बनाइए। लोटनी गति मतलब रोलिंग गति कर रहा है, लुढ़क के जा रहा है वो। बिंदु A किसी समय धरातल के संपर्क में है, तो 1/2 चक्कर के बाद बिंदु A का विस्थापन ज्ञात करो। चले, कौन सा आंसर है? और बताओ, और बताओ, और बताओ। चलो मैं हिंट देता हूं, एक बार के लिए तो मैं यहीं पे हिंट देता हूं आपको। हाँ, थोड़ा मैंने इसको साइज में छोटा करके बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये बिंदु A यहां है, आधे चक्कर के बाद ये बिंदु कहां पहुंच जाएगा? अजी मानते हो?
वहां पहुंच जाएगा। ऐसा है। अभी कौन सा आंसर आएगा? 4 नंबर आएगा। हाँ, अब सुनो, पहले वो यहां था, अब कहां पहुंच गया? वो यहां। चलो इसको मैं a' बोल दूं। आधे चक्कर के बाद जो दूरी तय होगी वास्तव में वो पाई आर। बिल्कुल ठीक है कोमल, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये तो हॉरिजॉन्टल विस्थापन हुआ, वो ऊपर भी तो गया है। अच्छा, वो ऊपर कितना चला गया? वो 2r ऊपर चला गया। पर विस्थापन इसको थोड़ी बोलेंगे, ये क्षैतिज विस्थापन है, ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, और जो टोटल विस्थापन होगा वो तो ये होगा। और ये जो टोटल विस्थापन होगा कोई बताएगा कितना होगा? एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, अरे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप ले लीजिए पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर और इसका रूट। यकीन करो इतना आंसर आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4 इसका रूट, और ये r क्या बाहर आ जाएगा। पक्का? ऐसा है। अच्छा, ये कभी कभी ये कोण की भी बात कर लेता है। एल्फा कोण कितना बनेगा, ठीक है, उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा। तो उन्नयन कोण क्या दिक्कत है इसमें बताने में, बताइए। tan एल्फा बराबर कितना आएगा? 2r अपॉन पाई आर। अरे बोलो तो सही। ओहो, 2r अपॉन पाई आर। मैं नया डायग्राम बनाऊं या इससे चल जाएगा? बस तो फिर, और इसका आंसर हमारा ये होगा। कितने 17 पेज हो गए, देख लो। कोई संयोगी है ऐसा? 17 पेज। और अगर हम इनको देखें, दूरी और विस्थापन और इनकी बात हो रही थी, नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ हमारा दूरी विस्थापन। पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की न्यूनतम संभव दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। दूरी का मान हमेशा पॉजिटिव, विस्थापन का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो संभव। काम की बात, समय के साथ दूरी का मान घट नहीं सकता, विस्थापन का मान घट सकता है। इसके बारे में एक कहानी अगर और सुनाऊं आपको तो ध्यान देना। इधर है दूरी, इधर है विस्थापन, ये है दूरी, ये है विस्थापन, और ऐसा ग्राफ। कौन सा सही कौन सा गलत? ये गलत, ये सही। मतलब ये संभव है। ओ नी 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 ना, विस्थापन है ना ये तो, ठीक है। विस्थापन समय ग्राफ, ये समय t है, समय t है। ये दूरी समय ग्राफ, ये विस्थापन समय ग्राफ। ऐसा बोल देगा कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है, कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दूरी का मान समय के साथ घट रहा है। ना ना ना, घट नहीं सकता। विस्थापन का मान हाँ घट सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। ये हो ही गया दूरी विस्थापन में, ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं। आसान सा सवाल, बस आप देख लीजिए कि हाँ हमने ये पढ़ा है। आसान चक्रों की वो कहानी सुनाए। आसान कौन सा था भाई साहब? आसान, आदमी वाला आसान, फिर कौन सा? अगर वो कोण के साथ दे दे तो। बस इसी को लेकर के अपन थोड़ा आगे बढ़े और यहां तक पहुंचे, और लास्ट में 17वां सवाल हमारा ये जो बड़ा आसान था कि कोई पहिया है, लोटनी गति कर रहा है, लुढ़क करके जा रहा है, पहिए का कोई बिंदु ए किसी समय धरातल के टच में है, तो आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा, ऐसा भी वो पूछ सकता है। कोण भी मैंने आपको बताया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।